नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त यारों का यार मनीष कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस। आज हम BTC फर्स्ट सेमेस्टर का जो साइंस का सिलेबस चला रहे थे, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको साइंस के सिलेबस की पहला चैप्टर कराया था। आज हम आपको नेक्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर कराएंगे, जिस चैप्टर का नाम है सजीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं, इस चैप्टर में सजीव वस्तुओं के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे और सजीव वस्तुओं के साथ साथ निर्जीव वस्तुओं के बारे में डिस्कस करेंगे। सजीव वस्तुओं के लक्षणों के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे और सजीव वस्तुओं के कौन कौन से क्या क्या कारण है, मतलब सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं और सजीव वस्तुओं के बारे में आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम सजीव वस्तुओं, जो कि उन्हें इंग्लिश में लिविंग थिंग्स बोलते हैं, सजीव वस्तुओं को इंग्लिश में लिविंग थिंग्स बोलते हैं और निर्जीव वस्तुओं को नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है, सबसे पहले यह स्पष्ट करते हैं। सजीव और निर्जीव में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है, जैसे कि सजीव पोषण लेते हैं, श्वसन करते हैं, पाचन करते हैं, उपचयन करते हैं, प्रजनन करते हैं, तथा निर्जीव ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। न तो निर्जीव पोषण लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, ना श्वसन करते हैं, ना प्रजनन की क्रिया करते हैं, ना पाचन, ना उपचयन। ये सारी क्रियाएं, इन दोनों में डिफरेंस, अंतर लाती है। तो सजीव वस्तुएं जिनका एक जीवन चक्र होता है, निर्जीव वस्तुओं का कोई जीवन चक्र नहीं होता है। ये सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक में आपको बताएंगे। तो आइए टॉपिक के अकॉर्डिंग आपके साथ डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है सजीव व निर्जीव में अंतर व लक्षण। उनके अंतर और लक्षणों के बारे में आपके साथ बात करेंगे। तो मैंने आपके बोर्ड पे आपके सामने नोट कर रखा है, सजीवों के लक्षण ये लिखे हुए हैं और सजीव और निर्जीवों में अंतर ये स्पष्ट करते हैं। सजीवों के लक्षण व अंतर कुछ सिमिलर से है, समान है, जो दोनों में लक्षण से ही आपके प्रकट हो जाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहली है निश्चित आकार एवं माप। निश्चित आकार एवं माप, सजीवों का आकार एक निश्चित होता है और उनकी माप एक निश्चित होती है, बल्कि निर्जीवों का कोई आकार नहीं होता है और उनका कोई माप नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि सजीवों का एक आकार और एक आकृति बनी रहती है। जैसे कि मैं या फिर कोई भी एक सजीव, जो जीव जंतु या फिर कोई भी प्राणी हो सकता है, जिसका एक आकार निश्चित आकार होता है। मतलब सारे मनुष्य एक ही निश्चित आकार के होते हैं। कुछ एक्सेप्शन केस भी हैं, तो वो एक्सेप्शन केस हर जगह हैं। तो सजीव वस्तुओं का एक निश्चित आकार होता है और एक निश्चित आकृति होती है और उनकी माप होती है। लेकिन निर्जीव वस्तुओं का ना कोई आकार होता है, ना ही कोई आकृति होती है, ना ही कोई माप होता है। सभी निर्जीव वस्तुओं के विभिन्न विभिन्न आकृति व आकार होते हैं। नेक्स्ट है आपका कोशिका संरचना, कोशिकीय संरचना। कोश की संरचना, सजीवों में कोश की संरचना हो पाई जाती है, सेल्स होते हैं, उनके अंदर जीव द्रव्य पाए जाते हैं। बट निर्जीव में कोई कोश की संरचना व सेल्स नहीं पाए जाते हैं। यह विभिन्न विभिन्न भागों से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट है आपका शारीरिक संगठन। शारीरिक संगठन का मतलब है कि सजीवों का एक शारीरिक संगठन होता है, वह कुछ तत्वों से व कुछ अंगों से मिलकर बने होते हैं। उनकी एक आकृति, निश्चित आकृति होती है और उनकी एक रचना होती है। बट निर्जीवों की कोई रचना व कोई आकृति नहीं होती है और उनका कोई जीवन चक्र भी नहीं होता है। तो ये उनका एक शारीरिक संगठन है। तो सजीव और निर्जीवों के शारीरिक संगठन में अंतर है, क्योंकि सजीवों का एक शारीरिक संगठन होता है, निर्जीवों का कोई शारीरिक संगठन नहीं होता। नेक्स्ट है आपका श्वसन। सजीव श्वसन की क्रिया को करते हैं। सजीवों का आधार, मूलभूत आधार श्वसन पर आधारित है। सजीव अगर श्वसन की क्रिया को छोड़ देंगे तो उनका जीवन चक्र रुक जाएगा। बट निर्जीव में कोई श्वसन की क्रिया नहीं होती है और निर्जीव कोई भी श्वसन की क्रिया नहीं करते हैं और उनकी जीवन चक्र में श्वसन का कोई मूलभूत आधार नहीं होता है। उनका जीवन चक्र आजीवन होता है, जब तक उपयोग करने वाला उपयोगी उसे अच्छे से उपयोग करता है। जैसे कि मैं इस मार्कर का उपयोग जब तक अच्छे से करूंगा तब तक इस मार्कर का यूज मैं कर सकूंगा। जब मैं इसको अनयूजुअली व अनुपयोगी तरीके से इसका उपयोग करूंगा तो ये खराब हो जाएगा। तो इसका कोई जीवन चक्र नहीं होता है। लेकिन सजीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है, निश्चित आकृति होती है, वह श्वसन करते हैं। पोषण, सजीव पोषण लेते हैं। सजीवों का जीवन चक्र निरंतर रूप से व अच्छे रूप से चलाने के लिए उनको पोषण की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन निर्जीवों को पोषण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। निर्जीवों को उनकी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं व थिंग्स की जरूरत पड़ती है, जो उन्हें समय दर समय दी जाती है। बट सजीवों में न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती रहती है।
समय दर समय वह डेली न्यूट्रिशन लेते हैं तथा उसका उपयोग करते हैं और उनसे उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये सजीव और निर्जीव में अंतर है। नेक्स्ट है आपका वृद्धि। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वृद्धि। वृद्धि सजीवों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि सजीवों में एक वृद्धि होती है और निर्जीवों में इसका कोई अभिन्न भाग नहीं है, क्योंकि निर्जीव जैसा है वैसा ही रहेगा सदाबहार। लेकिन सजीव का एक जीवन चक्र होता है, वह उसकी एक आयु होती है, उसकी एज लिमिट होती है और वह जीवन चक्र बढ़ता घटता रहता है। जैसे सजीव में हम मानव जाति में देख लीजिए, मानव जाति सबसे पहले जब पैदा होते हैं तो छोटे होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन कोई निर्जीव वस्तु जैसी आप उसकी आकृति होगी वह उसी आकृति का जीवन भर बना रहेगा जब तक वह रहेगा। लेकिन सजीव वस्तुओं में वृद्धि होती रहती है। नेक्स्ट है आपका उत्सर्जन। उत्सर्जन का सेंस है मतलब कि अगर कोई सजीव पोषण न्यूट्रिशन लेता है तो वह उत्सर्जन की क्रिया को भी करेगा, क्योंकि कोई चीज अगर हम अंदर अपनी बॉडी में ऊर्जा के लिए न्यूट्रिशन लेंगे तो उसका उत्सर्जन नहीं करेंगे तो हमारी मेटाबॉलिज्म, जो हमारे बॉडी की प्रक्रिया है, पाचन तंत्र क्रिया है, वह खराब हो जाएगी और हमारे जीवन चक्र में रुकावट आ जाएगी। तो इसलिए हमें उत्सर्जन करना बहुत महत्वपूर्ण है सजीवों के लिए। सजीव समय दर समय जैसे पोषण की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी उन्हें उत्सर्जन की आवश्यकता भी पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गति। सजीव गतिशील होता है, निर्जीव अगतिशील होता है। मतलब सजीव गति करता है, सजीव गति करता है समय दर समय जैसी उसकी आवश्यकता पड़ती है वह गति करता है। वह बाह्य प्रक्रिया के हिसाब से अपनी गति करता है और जब उसको आवश्यकता पड़ती है। लेकिन निर्जीव बिना सजीव की सहायता के गति नहीं करता है, वह जहां पड़ा रहेगा वह वहीं रहेगा। जब मैं इसमें सजीव के द्वारा इसके साथ कुछ किया जाएगा तभी इसमें फोर्सिबल व मोशन स्पीड मतलब गति में आएगा, लेकिन सजीव गति करता है। संवेदनशीलता तथा अनुकूलन। संवेदनशीलता और अनुकूलन क्या होता है? संवेदनशीलता वह बाह्य आवरण के प्रतिक्रिया के प्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। अगर कोई बाह्य आवरण से उसके प्रति कोई क्रिया होती है तो वह प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। और वह कोई अगर मतलब संवेदनशीलता उसकी सेंसिटिवनेस, जो उसके अंदर सेंसिटिवनेस है जैसे कि उसकी भावनाएं, वो उसकी प्रकट होती है बाह्य आवरण के अकॉर्डिंग। अनुकूलन का सेंस है बाह्य आवरण के अकॉर्डिंग उसको ढाल लेना। जैसे कि सर्दी के मौसम में सजीव लोग व मनुष्य लोग, मानव लोग जो सर्दी के मौसम में गर्म कपड़ों का उपयोग करते हैं और गर्मी के समय में ठंडे कपड़ों का उपयोग करते हैं, जिसे हम नॉर्मल कपड़ा भी बोलते हैं। तो अनुकूलन का मतलब है बाह्य आवरण के, बाह्य वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, यह अनुकूलन है। नेक्स्ट है आपका प्रजनन। प्रजनन का सेंस है मेरा कि प्रजनन एक सजीव वस्तु जो अपनी जैसी आकृति की क्रिया प्रतिक्रिया करके, प्रजनन की क्रिया करके अपने जैसा ही एक जीव उत्पन्न कर ले, उसे प्रजनन कहते हैं। जो कि निर्जीवों में यह क्षमता नहीं होती है, सजीवों में यह क्षमता प्रमुख होती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जीवन चक्र। सजीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है, लेकिन निर्जीवों का कोई निश्चित जीवन चक्र नहीं होता है। सजीवों में वृद्धि होती है, सजीव उत्सर्जन करते हैं, सजीव पोषण लेते हैं, सजीवों का एक जीवन चक्र होता है, लेकिन निर्जीवों में यह सारी चीजें नहीं होती हैं। नेक्स्ट है आपका अंतर। अंतर भी आपके लक्षण के सिमिलर है, जैसे कि निश्चित आकार और तथा माप। सजीव और निर्जीव में निश्चित आकार होता है सजीवों का, लेकिन निर्जीवों में सजीव निश्चित आकार नहीं होता है, ना ही उनकी माप होती है। कोश की संरचना, सजीवों में कोश की संरचना पाई जाती है, लेकिन निर्जीवों में कोई कोश की संरचना नहीं पाई जाती है, क्योंकि सजीव एक अंग व तंत्रों से मिलकर बना होता है, लेकिन निर्जीवों में इसकी कोई महत्वता नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका शारीरिक संगठन। सजीवों का एक शारीरिक संगठन होता है, लेकिन निर्जीवों का कोई शारीरिक संगठन नहीं होता है। अंतर बताते हैं। निश्चित आकार तथा माप। सजीवों का एक निश्चित आकार होता है और माप होती है। नेक्स्ट है आपका कोशिकीय संरचना। सजीवों में एक कोशिकीय संरचना होती है। सजीवों में कोशिकाएं, सेल्स पाए जाते हैं, बट निर्जीवों में कोई कोशिकाएं और कोई सेल्स नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका शारीरिक संगठन। शारीरिक संगठन, सजीवों का एक शारीरिक संगठन होता है, सजीवों का एक अंग तंत्र से मिलकर एक शारीरिक संगठन का निर्माण होता है, लेकिन निर्जीवों का ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं होती है। उपापचय। सजीवों में रचनात्मक एवं विघटनात्मक क्रियाएं हर समय होती है। सजीवों में रचनात्मक और विघटनात्मक क्रिया हर समय होती ही रहती है, लेकिन निर्जीवों में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती। न्यूट्रिशन। सजीव न्यूट्रिशन लेते हैं तथा सजीवों को न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है और निर्जीवों में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है और ना ही कोई न्यूट्रिशन लेते हैं निर्जीव। वृद्धि। सजीवों में वृद्धि होती है समय दर समय, लेकिन निर्जीव में कोई वृद्धि नहीं होती है समय दर समय। नेक्स्ट है आपका उत्सर्जन। सजीव जब किसी चीज का पोषण लेते हैं तो उसका उत्सर्जन भी करते हैं, तो ये उनकी जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गति। सजीव गतिशील होते हैं बट निर्जीव कोई गतिशील नहीं होते हैं।
नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक वस्तुएं। प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं? प्राकृतिक वस्तुएं में वस्तु होती है जो हमें प्रकृति की देन है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है। तो प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं इसके बारे में जानते हैं। पेड़, झरना, नदी, तालाब, जीव जंतु, ये सभी प्राकृतिक वस्तुएं जो हमें प्रकृति के द्वारा हमें दी गई है, जो हमें प्राप्त हुई है। प्राकृतिक वस्तुओं का वर्गीकरण दो प्रकार से है। कौन कौन सी? एक समाप्त होने वाली प्राकृतिक वस्तुएं, एक समाप्त ना होने वाली प्राकृतिक वस्तुएं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक वस्तुएं जो समाप्त नहीं होंगी कभी। कौन कौन सी हैं वो वस्तुएं? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा प्राकृतिक वस्तु है जो आपकी कभी समाप्त नहीं होगी। नेक्स्ट है आपकी मिट्टी, और भी विभिन्न प्रकार की है आदि। नेक्स्ट है आपका समाप्त होने वाली वस्तुएं। समाप्त होने वाली वस्तुओं में आपका सबसे पहले जल आता है, जल, पेट्रोलियम भंडार, आपका कोयला, और भी वस्तुएं हैं जो हम आपके सामने पढ़ देते हैं। जल, वन, जैव जंतु, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम भंडार आदि। नेक्स्ट है आपका मानव निर्मित वस्तुएं। मानव के द्वारा जो निर्मित की गई है वस्तुएं, वह कौन कौन सी वस्तुएं? आइए जानते हैं। कंप्यूटर हुआ, आपका मोबाइल फोन हुआ, आपका जो आपके द्वारा बनाया हुआ ये मार्कर हो गया, और आपके द्वारा मॉडल हो गए, चार्ट हो गए। मानव निर्मित ये सारी वस्तुएं हैं जो मानव के द्वारा नई नई तकनीकियों के द्वारा बनाई गई हैं। नेक्स्ट है आपका इसका एक एग्जांपल है साबुन। साबुन इस चैप्टर में सबसे बड़ा टॉपिक है जो डिस्कस किया गया है, जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। साबुन को किस प्रकार बनाया गया है और साबुन के कितने प्रकार होते हैं? साबुन 4 प्रकार के होते हैं। कठोर साबुन, पारदर्शक साबुन, मृदु साबुन और कार्बोलिक साबुन। साबुन के 4 प्रकार होते हैं: कठोर साबुन, पारदर्शक साबुन, मृदु साबुन और कार्बोलिक साबुन। तो सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कठोर साबुन के बारे में। कठोर साबुन क्या होते हैं तो आइए डिस्कस करते हैं। कठोर साबुन वह साबुन होता है जो हम कपड़े धोने के रूप में उपयोग करते हैं। इसमें कास्टिक सोडा की मात्रा अधिक डालकर इसको बनाया जाता है। कठोर साबुन को कास्टिक सोडा की अधिक मात्रा डालकर इसको बनाया जाता है तथा इसका उपयोग हम कपड़े धोने में करते हैं। नेक्स्ट है आपका पारदर्शक साबुन। पारदर्शक साबुन क्या होता है? पारदर्शक साबुन जो साधारण साबुन होता है उसको अल्कोहल में घोलकर तथा अल्कोहल को वाष्प के द्वारा उड़ाकर उसका उपयोग हम सर्दी के मौसम में नहाने के लिए करते हैं। पारदर्शक साबुन को सर्दी के मौसम में नहाने के लिए करते हैं। इसको बनाते हैं अल्कोहल में घोलकर, इसका अल्कोहल वाष्प द्वारा उड़ाकर इसका उपयोग हम सर्दी के मौसम में नहाने के लिए करते हैं पारदर्शक साबुन का। मृदु साबुन क्या होता है? इसका प्रयोग भी हम नहाने के लिए करते हैं। इसमें कास्टिक पोटाश मिलाकर इसमें सुगंध उत्पन्न कर देते हैं। इस साबुन को सुगंधित बना देते हैं तथा इससे नहाने से मतलब सुगंधित उत्पन्न होती है, खुशबू आती है, क्योंकि इस साबुन में कास्टिक पोटाश का उपयोग करते हैं अधिक मात्रा में, इसलिए इस साबुन को हम सुगंधित साबुन भी कहते हैं। कार्बोलिक साबुन, इस साबुन में फिनोल मिला होता है तथा यह साबुन नरम होता है। कार्बोलिक साबुन, इस साबुन में फिनोल मिला होता है तथा यह साबुन नरम होता है। तो हम इसके आगे लिख देते हैं किस साबुन में किस पदार्थ का व किस रासायनिक क्रिया के द्वारा इस साबुन को बनाया जाता है। साबुन, कठोर साबुन आपका कास्टिक सोडा से मिलकर बना है। इसमें कास्टिक सोडा की अधिक मात्रा मिला देते हैं तो ये कठोर साबुन का निर्माण होता है। इसे कपड़े धोने के लिए हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका पारदर्शक साबुन। पारदर्शक साबुन को हम अल्कोहल में डुबोकर उसको हम वाष्प के द्वारा अल्कोहल को वाष्पीकरण करके उसका हम उपयोग करते हैं। पारदर्शक साबुन का उपयोग हम तब करते हैं जब अल्कोहल में घोलकर उसका हम वाष्पीकरण के द्वारा अल्कोहल वाष्पीकृत कर देते हैं। उसके बाद हम सर्दियों में इस पारदर्शक साबुन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है मृदु साबुन। मृदु साबुन कास्टिक पोटाश के द्वारा बनाया जाता है। इसमें सुगंधित रासायनिक अभिक्रिया डाली जाती है ताकि इस साबुन में सुगंधित खुशबू आए तथा इसे सुगंधित साबुन भी कहते हैं मृदु साबुन के साथ। कार्बोलिक साबुन फिनोल से बना होता है तथा यह साबुन नरम होता है। तो अब हम साबुन बनाने की विधि के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। साबुन बनाने की विधि क्या होती है तो आइए जानते हैं। तो साबुन बनाने की विधि में हम वनस्पति तेल तथा कास्टिक सोडा का उपयोग करते हैं। इस रासायनिक प्रक्रिया में वनस्पति तेल 2 भागों में बढ़ जाता है, एक ग्लिसरीन, दूसरा आपका अम्ल के रूप में बढ़ जाता है। साबुन बनाते समय अब हम 2 चीजों का उपयोग करते हैं, वनस्पति तेल तथा कास्टिक सोडा का। साबुन बनाने की विधि के बारे में जानते हैं। साबुन बनाने की विधि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कास्टिक सोडा तथा वनस्पति तेल से। वनस्पति तेल और कास्टिक सोडा की जब हम रासायनिक क्रिया करते हैं तो वनस्पति तेल 2 भागों में बढ़ जाता है, एक ग्लिसरीन और दूसरा अम्ल के रूप में बढ़ जाता है। साबुन बनाने में
कास्टिक सोडा का हम लोग बहुत कम उपयोग करते हैं तथा बचा हुआ कास्टिक सोडा वनस्पति तेल से प्राप्त अम्ल से क्रिया करके सोडियम लवण का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया से साबुन का निर्माण होता है। तो यह प्रक्रिया साबुन निर्माण की प्रक्रिया है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू। साबुन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कठोर साबुन, पारदर्शक साबुन, मृदु साबुन, कार्बनिक साबुन। इन चारों प्रकारों को किस किस रासायनिक अभिक्रिया तथा किस किस रसायन के द्वारा बनाया जाता है वह आपके बोर्ड के सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कठोर साबुन के बारे में। कठोर साबुन कपड़े धोने के काम आता है तथा कठोर साबुन में कास्टिक सोडा की मात्रा अधिक मिलाई जाती है। नेक्स्ट है आपका पारदर्शक साबुन। पारदर्शक साबुन का प्रयोग हम सर्दियों में नहाने के लिए करते हैं तथा यह साबुन का निर्माण एक सादा साबुन, जो साधारण साबुन होता है, उसको अल्कोहल में डुबोकर तथा घोलकर उसका बाष्पीकरण करते हैं, जिससे अल्कोहल का बाष्पीकरण हो जाए। उसके बाद उस साबुन का प्रयोग हम सर्दियों के समय में नहाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है आपका मृदु साबुन। मृदु साबुन का प्रयोग हम नहाने के रूप में करते हैं तथा मृदु साबुन को हम कास्टिक पोटाश के द्वारा बनाते हैं। और मृदु साबुन की एक स्पेशलिस्ट बात यह है कि मृदु साबुन में हम सुगंधित रासायनिक पदार्थ भी डालते हैं, जिससे यह और भी सुगंधित हो जाता है तथा इसका दूसरा नाम सुगंधित साबुन भी है। इसका प्रयोग हम नहाने के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्बनिक साबुन। यह साबुन फिनोल से बनाया जाता है तथा यह साबुन नरम होता है। अब आपको हम आगे साबुन बनाने की विधि के बारे में बताएंगे कि साबुन बनाने की विधि क्या होती है। तो आइए जानते हैं। साबुन बनाने की विधि के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। साबुन बनाने की विधि एक रासायनिक क्रिया के द्वारा होती है, जिसमें वनस्पति तेल तथा कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं। जब इन दोनों की रासायनिक क्रियाएं कराई जाती हैं तो वनस्पति तेल 2 प्रकार से बढ़ जाता है, जो कि आपका एक ग्लिसरीन है, दूसरा अम्ल है। ग्लिसरीन तथा अम्ल में 2 प्रकार से बढ़ जाता है। इस क्रिया में हम लोग कास्टिक सोडा का बहुत कम उपयोग करते हैं, जिसमें जो बचा हुआ कास्टिक सोडा वनस्पति तेल तथा कास्टिक सोडा की रासायनिक क्रिया कराने के बाद जो बचता है हमारा कास्टिक सोडा, उसकी बाद में क्रिया हम जब अम्ल से कराते हैं तो अम्ल तथा कास्टिक सोडा की क्रिया कराने के बाद इससे हमें सोडियम लवण प्राप्त होता है, जिससे हमारे साबुन का निर्माण होता है। तो साबुन का निर्माण इसी प्रकार होता है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।